हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। तो मेरा नाम प्रणय मिश्राम है और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी की सीरीज, जो कि ना सिर्फ यूपीएससी पर एमपीएससी के लिए भी काम आएगी। और ये सीरीज मैंने मेंस और प्री दोनों को ध्यान में रख के बनाई है। तो जिस वे से मैं आप पढ़ाऊंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये किस वे से आपको मेंस में भी हेल्प करेगी। ठीक है। तो अब देखिए, बेसिकली जब हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें पता चाहिए कि लॉ ही क्या होता है। ठीक है, तो लॉ क्या होता है। लॉ कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिसे कौन बनाता है, स्टेट ही बनाता है। और स्टेट उसको एनफोर्स करता है। बेसिकली इसका क्या काम होता है, इससे वह एक ह्यूमन के कंडक्ट को रेगुलेट करना चाहता है, जिससे कि एक हमारी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर भी प्रिवेल रहे और हमारे सोसाइटी में जस्टिस भी मिले अगर किसी के साथ कुछ गलत होता है तो जब भी आप मेंस में भी लिखते हैं कि अगर आपको कोई पॉलिटिकल आंसर स्टार्ट करना है तो आप हमेशा ये डेफिनेशन हमेशा याद रखिए कि लॉ क्या होता है। अब लॉ के क्या है, कुछ इसेंशियल फीचर्स भी होते हैं। जैसे कि क्या है, अब लॉ कौन बनाता है, स्टेट अथॉरिटी बनाती है। जैसे कि हमारे इंडिया में अगर हम देखते हैं तो एक लेजिस्लेचर होता है, जो भी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इलेक्ट होके आते हैं वो लोकसभा में जाते हैं। और लोकसभा को एक लेजिस्लेटिव बॉडी बोला जाता है, जो कि एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है, दूसरी चीज एक बहुत इसेंशियल क्या फीचर होता है लॉ का। दूसरा ये क्या है, एक रूल्स ऑफ कंडक्ट है। यानी क्या हुआ, लॉ कुछ स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब करता है जो कि एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। और ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि एक इंस्टीट्यूशन के बिहेवियर को भी रेगुलेट किया जाता है। इतना इंपॉर्टेंट एक फंक्शन होता है लॉ का। इसके अलावा क्या है, लॉ जो है यूनिफॉर्मली अप्लाई होता है सारे सिटीजन्स पे, इररिस्पेक्टिव कि आपकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, आप मेल हो फीमेल हो, ये यूनिफॉर्मली सारे सिटीजन्स पे अप्लाई होता है जो भी उसके ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं। अब इसके अलावा और चौथा पॉइंट क्या है, एनफोर्सिएबिलिटी। अब सपोज कोई लॉ बनाया गया पर अगर वो एनफोर्सिएबल नहीं रहेगा तो उस लॉ का कोई काम नहीं रहेगा। तो उसे एनफोर्स कौन करता है, स्टेट जो होता है, जो गवर्नमेंट होती है, जो स्टेट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो इस लॉ को एनफोर्स करते हैं। और अगर आप इस लॉ को वॉयलेट करोगे तो क्या होगा, आपको पनिश किया जाएगा, आपको फाइन हो सकता है और हो सकता है कि आपको इम्प्रिजनमेंट भी हो। इसके अलावा सबसे और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉ जो है, सर्टेनिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी ये दोनों चीजें होनी चाहिए। अब प्रिडिक्टेबिलिटी का मतलब क्या है, देखिए क्या होता है, अगर सपोज मैं गाड़ी चलाता हूँ, ठीक है, अगर मैं कोई सिग्नल ब्रेक कर दूंगा तो मुझे चालान आ सकता है। ये क्या है, एक प्रिडिक्टेबिलिटी है कि मुझे पता है कि अगर मैं सिग्नल जंप करूंगा तो मुझे चालान आ सकता है। तो लॉ को प्रिडिक्टेबल भी होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने अभी कुछ लॉ बनाया, सुबह कुछ और लॉ बनाया, तीसरे दिन कुछ और लॉ बनाया। इसके अलावा लॉ क्या है, सर्टेन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम ही कभी भी उसको मॉडिफाई कर रहे हो। तो सर्टेनिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है लॉ का। अब इसके अलावा और एक सबसे इंपॉर्टेंट फीचर होता है जस्टिस एंड सोशल ऑर्डर। लॉ क्या करता है, लॉ बेसिकली इंश्योर करता है कि सोसाइटी में एक फेयरनेस रहे। कोई भी अगर सोसाइटी में डिस्प्यूट आता है तो लॉ उसको रिजॉल्व कर सके, जिससे कि ओवरऑल सोसाइटी में पीस मेंटेन रहे। इसके अलावा क्या है, जो लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट एक फीचर होता है कि वो एक डायनामिक होता है। इसका मतलब भले ही वो सर्टेन और प्रिडिक्टेबल है, पर अगर सोसाइटी इवॉल्व होती है, इसका मतलब सोसाइटी में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल आज आप देखते हैं कि एआई आ गया है। अब एआई की वजह से हम क्या देखते हैं, साइबर क्राइम्स भी उतने बढ़ रहे हैं। तो वो सारी चीजों को भी हमें रेगुलेट करना है। पर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है 1947 में, क्या वो ये चीज प्रिडिक्ट कर पाए थे कि एआई जैसी कोई चीज आएंगी जिसकी वजह से ह्यूमन राइट के वॉयलेशन होगा? नहीं प्रिडिक्ट कर पाए थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाला भी फीचर डाल दिया। ठीक है, जिससे कि क्या हो सके, समय के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व भी हो सके। तो इसलिए डायनामिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। तो अब इसके अलावा कुछ फंक्शंस भी होते हैं लॉ के फंक्शंस क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना। क्यों? क्योंकि अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारी सोसाइटी में एक क्योस बन जाएगा। और ये क्योस क्यों होगा, क्योंकि बेसिकली ह्यूमन जो है ना, काफी सेल्फिश नेचर का होता है और वो अपने फायदे के लिए किसी का भी नुकसान कर सकता है। और उसको कंट्रोल करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एक लॉ का होना बहुत जरूरी होता है। इसके अलावा आपके और मेरे कुछ राइट्स है और कुछ लिबर्टीज भी है, जैसे कि मैं फ्रीली बोल सकूं, ठीक है, या फिर अगर आप मुझे
कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से आप मुझे क्रिटिसाइज कर सके। ठीक है, ये कुछ हमारे लॉ, हमारे कुछ राइट्स भी होते हैं, कुछ ड्यूटीज भी होते हैं और कुछ लिबर्टीज भी होती है। तो इन लिबर्टीज और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए भी एक लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। कैसे, मैं हूं और मेरा नेबर है, फॉर एग्जाम्पल हम दोनों के बीच में झगड़ा आ गया कि पार्किंग कौन कैसे करेगा। ठीक है, अगर सपोज वो मेरे गेट के सामने पार्किंग कर देता है तो ये क्या होता है, बेसिकली एक ट्रेसपास होता है। ठीक है, अगर आप लॉ में देखते हो तो इसको ट्रेसपास माना जाएगा। तो ये क्या है, कानूनन अपराध होता है और आप इसके लिए भी केस फाइल कर सकते हो। इसे हम बेसिकली टॉर्ट मानते हैं। ठीक है, तो अब कोई भी डिस्प्यूट रिजॉल्व करना है तो इसमें, इसके अलावा सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना। सोशल जस्टिस यानी क्या, हमारे समाज में एससीज है, एसटीज है, वुमेन्स है, माइनॉरिटीज है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनके इंटरेस्ट प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, तो उनके इंटरेस्ट का क्या, क्या उनको जीने का अधिकार नहीं है, क्या उनको पूरी तरह से अपना पोटेंशियल रियलाइज करने का अधिकार नहीं है। तो ये कौन करता है, ये लॉ दिलाता है उनको ये सारे अधिकार। ठीक है, इसके अलावा क्या है, गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करने का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब क्या है, कई बार गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना देगा जिससे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने जब आधार एक्ट लेके आई थी तो बहुत ज्यादा ह्यू एंड क्राई मच गया था कि आप जो है क्या कर रहे हो, हमारे प्राइवेसी में इंटरफियर कर रहे हो। तो क्या हो रहा है, जब कोई गवर्नमेंट भी कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे कि उस एक्ट से हमारी प्राइवेसी को हार्म हो सकता है, तो लॉ ये भी देखता है कि हमारी प्राइवेसी को भी हार्म ना हो। तो गवर्नमेंट को भी रेगुलेट करने का कौन काम करता है, लॉ। इसके अलावा सोशल चेंज, सोशल चेंज यानी कैसे, जब हम आगे आके देखते हैं तो क्या हमें दिखता है, आर्टिकल 17 जो बात करता है एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। पहले क्या है, हम देखते थे कि अनटचेबिलिटी एक प्रैक्टिस थी, उसको एबॉलिश करने में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का भी देखो, सोशल रिफॉर्मर का बहुत ज्यादा रोल था, पर उसको कानूनन तरीके से लागू करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। तो एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी हो गया। जेंडर इक्वालिटी लेके आना, पहले क्या था, हम देखते हैं पेट्रियार्कल सोसाइटी, पेट्रियार्कल बोले तो जिसमें मेल डोमिनेट करता है, तो उस पेट्रियार्कल सोसाइटी में हमें वुमेन को एक इक्वल राइट लाने के लिए हमने क्या किए, लॉ लेके आए, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लेके आए, जिसमें हमने जेंडर इक्वालिटी लेके आए। और आज इसके अलावा भी हम क्या बात करते हैं, इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंटल राइट प्रोटेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो ये सारी चीजें कौन इंश्योर करता है, लॉ इंश्योर करता है। इसके अलावा पब्लिक इंटरेस्ट और मोरालिटी, अब पब्लिक इंटरेस्ट और मोरालिटी को भी प्रोटेक्ट करने का सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है लॉ का। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप अपने घर में रात में 10 बजे सो रहे हो, पर अचानक आप देखते हो कि बाजू में सगाई का कार्यक्रम या कुछ शुरू है, तो उन्होंने 10 बजे क्या किया, अपना लाउड स्पीकर चला दिया। अब अगला दिन आपका, हो सकता है आपका कोई एग्जाम है, ठीक है, तो वो एकदम जोर जोर से क्या कर रहे हैं, लाउड स्पीकर बजा रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इससे बेसिकली न्यूसेंस क्रिएट हो रहा है, और ये भी एक टॉर्ट माना जाता है। ठीक है, और टॉर्ट क्या होता है, एक बेसिकली एक सिविल ऑफेंस होता है। ठीक है, तो ये जो है एक पब्लिक न्यूसेंस है, और इसलिए भी आप क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा ये कहना है कि अगर हमारे पब्लिक इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है, मोरालिटीज को भी प्रोटेक्ट करना है, तो इन सारी चीजों में लॉ का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा क्या होता है, इकोनॉमिक कंट्रोल एंड रेगुलेशन। अब ये कैसे होगा, आर्टिकल 300 जैसे हम देखते हैं, तो बेसिकली वो क्या बात करता है, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स। ठीक है, ये सारी चीजें बात करता है। तो पर इसमें भी अगर स्टेट चाहे तो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के नाम पे मैं बंदूकें बेचना चालू कर दूं इलीगल तरीके से, मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है। ठीक है, या फिर मैं हथियार बेचना चालू कर दूं, तो ये क्या है, भले ही मैं बोलूं कि ये मेरा ट्रेड एंड कॉमर्स का फ्रीडम है, पर ये इलीगल है। ठीक है, तो जैसे इकोनॉमिक कंट्रोल्स आ गए, कुछ रेगुलेशंस आ गए। ठीक है, स्टेट क्या करती है, अलग अलग टैक्सेशंस लगाती है। जब फॉर एग्जाम्पल आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हो तो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, तो ये सारे टैक्सेस है। पर ये टैक्सेस को भी लेजिटिमेट कौन बनाता है, लॉ ही बनाता है। क्योंकि जब तक एक लॉ पास नहीं होगा तो गवर्नमेंट टैक्स भी आपसे कलेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है, इसके अलावा एक्स्टेब्लिश करना कुछ स्टैंडर्ड्स को। ठीक है, और सर्टिनिटी लेके आना, जैसे कि मैंने अभी ऊपर अब बताया था कि लॉ जो है हमेशा प्रिडिक्टेबल होना चाहिए, और वो सर्टेन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने आज कुछ लॉ बना दिया, कल कुछ लॉ बना दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा नेशनल सिक्योरिटी भी प्रमोट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है लॉ का। अब ये कैसे करोगे आप, फॉर एग्जाम्पल आप पहले देखते हो जैसे आईपीसी था, सीआरपीसी था। ठीक है, अब आईपीसी क्या था और सीआरपीसी क्या था,
उसको रिप्लेस करने के बाद अभी आ गया है बीएनएस। अब आपको तीनों में क्या फर्क है ये मैं आपको आगे भी बताऊंगा। जैसे कि क्या होता है आईपीसी इंडियन पीनल कोड, सीआरपीसी क्या है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, बीएनएस क्या है भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस ये भी एक होता है, ये क्या है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, और ये 2023 में आए थे। ठीक है, अब इसके अलावा जब हम आगे और देखते हैं तो क्या है रेगुलेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन। अब रेगुलेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द पावर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ये क्या है। हम कई बार देखते हैं कि गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन है। बेसिकली हम क्या देखते हैं, एक लेजिस्लेटिव यानी लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एक एग्जीक्यूटिव यानी जो लॉ क्या करती है एग्जीक्यूट करती है ग्राउंड रियलिटीज पे, उसको एनफोर्समेंट देती है, और तीसरी क्या है जुडिशरी, ये क्या देखती है कि अगर वो कोई लॉ वॉलेट करता है तो मैं क्या करूंगा उसे पनिशमेंट दूंगा। तो ये सारी तीनों चीजें होती है। अब इसमें हम देखो क्या देखते हैं, पहले हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जिसमें हम क्या देखते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। ठीक है, अब सेपरेशन ऑफ पावर में जैसे मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव बॉडी एंड जुडिशरी बॉडी। तो लेजिस्लेटिव क्या करता है लॉ बनाता है, एग्जीक्यूटिव क्या करता है उस लॉ को एनफोर्स करता है, और जुडिशरी क्या करती है उस लॉ को इंटरप्रीट करके क्या करती है आपको देखती है कि सपोज अगर गवर्नमेंट ने कोई लॉ बना दिया पर वो लॉ कहीं ना कहीं अगर आपके फंडामेंटल राइट को वॉलेट करता है तो आप उसको चैलेंज भी कर सकते हो। तो जुडिशरी उस लॉ को इंटरप्रीट भी करती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है भी या नहीं। ठीक है, अब इसका बेसिकली मेन पर्पस क्या है, ये मिसयूज ऑफ पावर को रोकेगा, इंश्योर करेगा कि एक चेक्स एंड बैलेंस बना रहे। इसका मतलब तीनों जो ऑर्गन होते हैं लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, ये बेसिकली देखता है कि कोई दूसरा ऑर्गन जो है अपने पावर को एक्सीट ना कर जाए, ज्यादा अपना पावर को अगर अपनाएगा। जैसे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने एकदम कोई ऐसा रूल बना दिया, ऐसा कोई लॉ बना दिया जिससे आपके राइट बहुत ज्यादा वॉलेट हो रहे हैं, तो जुडिशरी उसमें बीच में आ जाएगी, बोलेगी कि नहीं आपका लॉ क्या है अनलॉफुल है, और ये क्या करेगी उस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देगी। ठीक है, अब इसके ये क्या था वर्टिकल, नहीं ये क्या था हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब इसके बाद मैं देखता हूं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में बेसिकली क्या होता है, देखिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है बेसिकली फेडरल नेचर का है। फेडरल का मतलब अब इसमें क्या है देखो, सबसे ऊपर है सेंटर। अब सेंटर क्या करती है सेंट्रल लेवल पे लॉ बनाती है। फिर इसके अलावा हम स्टेट लेवल पे क्या देखते हैं स्टेट गवर्नमेंट देखते हैं जो कि लॉ बनाती है। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करती है, सर्विसेज प्रोवाइड करती है अलग अलग। फिर इसके अलावा हम लोकल बॉडीज भी देखते हैं, जैसे कि पंचायत हो गया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ठीक है नगर पंचायत हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है लोकल लेवल पे है। अब ये जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर है ये भी हमें कहाँ से प्रोवाइड करता है, ये भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि अलग अलग लिस्ट होती है। सेवंथ शेड्यूल में जब हम जाते हैं तो देखते हैं तीन अलग अलग लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। और हर एक ऑर्गन जो है अपने रिस्पेक्टिव लिस्ट पे ही क्या कर सकता है लॉ बना सकता है। जैसे यूनियन जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनियन लिस्ट पे लॉ बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट पे दोनों भी लॉ बना सकते हैं यूनियन और स्टेट। पर अगर कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है कि किसका लॉ प्रिवेल करेगा, या यूनियन या स्टेट, किसमें कॉन्करेंट लिस्ट में, तो उस समय हम क्या देखते हैं कि किसका लॉ प्रिवेल करेगा, सेंटर का लॉ प्रिवेल करेगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। अब ये क्या इंश्योर करता है कि डिसेंट्रलाइजेशन मेंटेन रहे। अब डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है, ये ना हो कि सेंटर अपने हाथ में सारा पावर ले ले, पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन इंश्योर करता है। ठीक है, अब इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया था तीन लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। अब जैसे मैं उसके कुछ एग्जांपल भी बता सकता हूँ। जैसे क्या हो गया यूनियन लिस्ट में क्या गया डिफेंस आ गया, हमारी देश की सुरक्षा डिफेंस मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के हाथ में है। ठीक है, डिफेंस हो गया। हमारे फॉरेन अफेयर्स जिसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है वो देखती है। अब स्टेट लिस्ट में क्या आ गया, हमारी स्टेट की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको स्टेट देखता है, जैसे पुलिस हो गया या फिर हमारी पब्लिक हेल्थ हो गई। ठीक है, वो सारी चीजें। और कुछ चीजें होती है कॉन्करेंट लिस्ट में, जैसे कि एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, तो ये आती है कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें दोनों ही स्टेट और सेंटर क्या है लॉ बना सकते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेशन हम क्या देखते हैं कि ना सिर्फ पावर प्रोवाइड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, पर कुछ लिमिटेशंस भी प्रोवाइड की गई है। ऐसा नहीं है कि स्टेट या फिर सेंटर ऐसे कुछ लॉ बनाए जिससे कि हमारे जो बेसिक राइट्स है उनका वॉयलेशन हो।
जैसे कि कुछ होते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, अब फंडामेंटल राइट में भी मैं आपको आगे बताऊंगा। फंडामेंटल राइट जो होते हैं, अगर इसका आप कोई भी लॉ बनाते हो सेंटर और स्टेट, और अगर वो वॉयलेट हो जाए तो आप कोर्ट के पास जाते हो अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि मेरा राइट वॉयलेट हो चुका है। तो कोर्ट क्या करेगा, देखेगा और बाद में एक जजमेंट सुनाएगा। और उसमें क्या होगा, अगर स्टेट की गलती है कि नहीं, अगर वो कोई ऐसा लॉ बनाता है जिसमें आपके फंडामेंटल राइट सही में बहुत ज्यादा वॉयलेट हो रहे हैं, तो कोर्ट उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देता है। ठीक है, अब इसके अलावा म्यूचुअल चेक्स एंड बैलेंस, जैसे कि मैंने बताया था, अलग अलग ऑर्गन जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, अपने अपने स्पीयर में काम करते हैं। पर अगर किसने अपने पावर को एक्सीड कर दिया तो दूसरा ऑर्गन क्या करेगा, उसको रोकेगा कि नहीं, आप अपने लिमिट में काम कीजिए, आप अपने एक्सेसिव पावर को नहीं यूज कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अलावा हम क्या देखते हैं, देखिए, अब इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशंस में हम क्या देखते हैं, देखिए, अब अलग अलग इंस्टीट्यूशंस है हमारे, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया। ठीक है, इसके अलावा क्या हो गया, फाइनेंस कमीशन हो गया। अब ये सारी चीजें क्या होती है, ये बेसिकली एक ऐसे ऑर्गन है जो कि क्या करती है, ये इंश्योर करती है कि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि अच्छे से अपना काम करते रहे, बल्कि जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, इलेक्शन कमीशन। अब इलेक्शन कमीशन क्या करती है, इलेक्शन कंडक्ट करवाती है। तो इलेक्शन कंडक्ट कराने का क्या काम है, बेसिकली डेमोक्रेसी को इंश्योर करना। ऐसा ना हो कि कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी इतनी स्ट्रांग हो जाए कि वो इतनी ज्यादा डिक्टेटोरियल हो जाए कि वो आपके सारे राइट को आगे जाके वॉलेट करते हैं। और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, हमने क्या बोले है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये ऐसा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अलग अलग जैसी बॉडीज होती है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया। ठीक है, इसके अलावा कौन हो गया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गया, जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया। ये क्या है, कुछ ऐसे इंडिपेंडेंट बॉडी है जो कि इंश्योर करती है कि हमारा डेमोक्रेटिक नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेंटेन रहे। इसके अलावा कुछ प्रिंसिपल होते हैं जो कि रेगुलेट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जैसे कि रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ क्या होता है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। रूल ऑफ लॉ जो है, ये एक बेसिक फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। अब बेसिक फीचर क्या है, ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि मैं ये सारी चीजें अभी आपको बताऊंगा तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके अलावा क्या है, यह इंश्योर करता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई और कुछ भी बड़ा नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन से, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है। इसके अलावा जुडिशियल रिव्यू यानी क्या, अगर सपोज कोई सेंटर या स्टेट ऐसा लॉ बना देती है जो कि आपके किसी राइट को वॉयलेट करता है, तो जुडिशरी क्या कर सकती है, उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकती है। और ये कैसे करेगी, अपने पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू के थ्रू। ठीक है, अब इसके अलावा क्या है, फेडरल सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी क्या होता है, अगर कभी भी कॉन्फ्लिक्ट आता है सेंटर में और स्टेट में, कि सपोज सेंटर बोलता है कि नहीं, मैं लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड भी, पुलिस से भी रिलेटेड कानून बनाऊंगा, तो हो सकता है स्टेट बोले कि नहीं यार, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर ये तो मेरा ज्यूरिसडिक्शन है, तो सेंटर कैसे लॉ बनाएगा। तो अगर इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट आ गया, तब उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। इसके तो ये सारी चीजें देखी जाती है। इसके अलावा एक होता है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब है कि दोनों सेंटर और स्टेट साथ में मिलकर काम करें देश के उज्जवल भविष्य के लिए। ठीक है, एक दूसरे के साथ किसी चीज के लिए काम करें जिससे कि ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारा मेंटेन रह सके। ठीक है, अब इस अगर ये सारी चीजें मैंने आपको पूरे मेंस के पर्सपेक्टिव से बताया, ठीक है, तो अगर कोई आपको अगर पूछता है कि शॉर्ट एंड कि क्या एक डेफिनेशन हो सकती है, ठीक है, तो ये जो मैंने आपको चीजें अभी बताया वही मैंने यहाँ पे लिख दिया है। और आप अगर इसको लिखते हो तो आपको काफी अच्छे मार्क्स मेन में मिल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूँ। ठीक है, अब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, देखिए, अब क्या होता है, आपको पता है कि अंग्रेज आते हैं। ठीक है, काफी लंबे समय तक रूल करते हैं। चार्टर एक्ट आपको पता होगा। ठीक है, अब अलग अलग चार्टर एक्ट्स आते हैं जिससे कि क्या करता है, पहले कंपनी रूल था, कंपनी ने क्या किया, अपना रूल को और ज्यादा से ज्यादा क्या किया, कंसोलिडेट किया इंडिया पे। धीरे धीरे करके उनका रूल और इवॉल्व हुआ। ऐसा नहीं था कि रातों रात ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल बन गए और इतने इंटेलेक्चुअल हो गए कि वो उनको पता चल गया कि इंडिया को एग्जैक्टली कैसे रेगुलेट करना है। उन्होंने भी पचासों गलतियां की और गलतियों से वो सीखते गए कि अच्छा, अब हमें ये लॉ लेके आना है। अब जैसे कि कैसे, फॉर एग्जाम्पल, अब रेगुलेटिंग एक्ट आता है 1973 का। इसके अलावा एक पिट्स इंडिया एक्ट आता है 1784 का। अब रेगुलेटिंग एक्ट जो था,
कब का? 1773 का। वो क्या करता है? वो रेगुलेट करता है कंपनी के अफेयर्स को। कौन करता है रेगुलेट? ब्रिटिश गवर्नमेंट, ताकि कंपनी जो एकदम बेलगाम ना हो जाए। ठीक है, इसके बाद एक पिट्स इंडिया एक्ट एक्ट है। अब ये सारी चीजें आप किस में पढ़ते हो? हिस्ट्री में पढ़ते हो। तो भी मैं ये सारी चीजें मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताने की खुद कोशिश करूंगा, ताकि आपको स्टिल एक कंसेप्ट बन जाए कि किस वे से लॉ जो है वो इवॉल्व हुआ। इसके अलावा हम अलग अलग चार्टर एक्ट्स देखते हैं, इंडियन काउंसिल एक्ट देखते हैं 1861 का, 1892 का और 1909 का। ठीक है, अब ये सब जो सारी चीज है, इन्होंने क्या किया? एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को और इंप्रूव किया है। इसके बाद हम देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी दो थे, एक था 1919 और 1935 का। ठीक है, अब इन्होंने क्या किए? इन्होंने फेडरल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए। तो ये सारी चीजें जो है ना, मैं आपको और डिटेल में धीरे धीरे बताऊंगा एक एक एक्ट के बारे में कि ये सारी चीजें क्या है। ठीक है, अब इसके बाद भी हम और क्या क्या देखते हैं। एक नेहरू रिपोर्ट आती है 1928 में। इसका भी मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड में जरूर बताऊंगा कि क्या होता है। अब आप सबने कभी ना कभी सुना होगा कि प्रियम्बल कुछ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रियम्बल बेसिकली क्या है? किसने लेके आया है प्रियम्बल? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन क्या है जो जवाहरलाल नेहरू जी ने 1946 में लेके आया था, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनता है हमारे प्रियम्बल के लिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें। इसके अलावा क्या है? क्रिप्स मिशन प्लान क्या होता है? कैबिनेट मिशन प्लान क्या होता है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का क्या चीज है? अब ये सारी चीजें किस वे से इवॉल्व होती है, मैं आपको एक बहुत शॉर्ट वे में ना आगे आके बताने वाला हूँ, जिससे कि आपके क्या है, ये तो वैसे हिस्ट्री में कवर होता है, पर आपके पूरे डाउट्स बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे इसमें। ठीक है, अब थोड़ा मैं आपको एक कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के भी बारे में बता देता हूँ। क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जो थी? बेसिकली इसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना। अब ये कब बनती है? ये 1946 में बनती है। ठीक है, अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, अब क्या होता है इसमें? बेसिकली जो असेंबली थी, उसने क्या हुआ, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, क्या था? देखो उस समय क्या था, हम देखते हैं कि अलग अलग प्रोविंसेस, अभी क्या है हम स्टेट देखते हैं, उस जमाने में थे अलग अलग प्रोविंसेस। तब उन प्रोविंसेस की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज थी, उन्होंने क्या किए? इनडायरेक्टली अपने में से ही कुछ लोगों को इलेक्ट किए, जो कि आगे जाके इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर बने। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर जो थे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, डायरेक्टली लोगों ने उनको इलेक्ट नहीं किया था। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और जो पहली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, और जिसने की जो है एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को एडॉप्ट किया था। ठीक है, तो अब ये सारी चीज है। अब मैं इसको थोड़ा और भी डिटेल में आपको बताऊंगा कि क्या बेसिकली एक किस वे से ये प्रोसेस आगे बढ़ा था। ठीक है, अब थोड़ा मैं और आपको एक चीज बता देता हूँ कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ऐसा नहीं है कि बस हमने, कई बार बोला जाता है कि कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने अलग अलग जगहों से प्रोविजन लिए और डायरेक्ट डाल दिए। तो ये सबसे बड़ी बात बहुत ज्यादा गलत है। क्या होता है जब हम बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स या फिर ह्यूमन राइट्स, अब क्या ये बात सच है कि यूरोपियन ने हमें बताया तब जाके ही हमें फंडामेंटल राइट्स पता चले, या ह्यूमन राइट्स पता चले तब तक तो हमें ह्यूमन राइट्स थे ही नहीं कुछ? ऐसा नहीं है। कुछ राइट्स जो होते हैं वो यूनिवर्सल होते हैं। ठीक है, तो भले ही हमने उसे अडॉप्ट किया अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से, पर इसका मतलब ये नहीं कि हमने उसे कॉपी पेस्ट किया। हमने उसको इंडियन के कंटेक्स्ट में, इंडिया में क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से डाल के उस लॉस को हमने क्या किया? अप्लाई किया हमारी कंट्री में। तो कभी ये मत बोलना कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन एक कॉपी पेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, ये सरासर गलत बात है। ठीक है, अब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसको ऑलमोस्ट 3 साल लग गए प्रिपेयर होने में, यानी कितना? 2 years 11 months 18 days, इतना टाइम हमें लग गया हमारा फाइनल ड्राफ्ट प्रिपेयर होके पास होने में। ठीक है, और क्या होता है 26 जनवरी 1949 को वी द पीपल ऑफ इंडिया क्या करते हैं? हम एडॉप्ट करते हैं, एनेक्ट करते हो एंड गिव अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपने क्या ये प्रियम्बल में लाइन भी पढ़ी होगी, और इसलिए ये डेट भी याद रखना, 26 नवंबर 1949। पर आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन फोर्स में कब आता है? 26 जनवरी 1950। क्यों आता है 26 जनवरी में? अब ये भी एक हिस्टोरिकल फैक्ट है, ये तो वैसे आपको ही पढ़ना चाहिए, बट स्टिल मैं आपको बोलूंगा कि देखो क्या होता है 1929 में, क्या होता है, लाहौर सेशन होता है।
लाहौर सेशन में क्या थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू ही प्रेसिडेंट थे। अब उनके प्रेसिडेंटशिप में ही एक पूर्ण स्वराज का एक रेजोल्यूशन पास होता है। और जो पहला पूर्ण स्वराज डे है वो कब सेलिब्रेट होता है, 26 जनवरी 1950। इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन को कब से लागू किए, 26 जनवरी 1950। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। अब इसके अलावा भी अगर मैं आपको एक एक थोड़ा सा जनरल ओवरव्यू दे दूं, तो कुछ की पर्सन्स थे जिन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया, ठीक है। अब कौन कौन थे ये, जैसे कि फॉर एग्जांपल डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर। अब ये कौन थे, ये चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। ड्राफ्टिंग कमेटी का क्या काम था, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। और इन्हीं को बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इनका एक बहुत ज्यादा क्रूशियल रोल था इन ड्राफ्टिंग एंड रिफाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब देखिए ये जो मैंने चीजें लिखी है ना, डायरेक्ट प्रीलिम्स में आता है। क्या, कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ये क्या करते थे, जब भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब मिलती थी, ठीक है, क्यों, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में सोचने के लिए, डेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिपेयर करने के लिए, तो तब उसको कौन प्रिसाइड करता था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अब जवाहरलाल नेहरू जी, जिन्होंने क्या किया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया, कब, 1946 में, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या था, अब देखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। अब सरदार वल्लभ भाई पटेल उन्होंने क्या किया था, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी की वो हेड थे, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था अलग अलग प्रोविंसेस थे, ठीक है। अब वहां पे क्या कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रहेंगे, ठीक है, प्रोविंसेस के, जो आगे जाके स्टेट्स बनते हैं, तो वहां पे क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रहेंगे, तो उसमें एक कमिटी थी, ठीक है। तो ये सारी चीजें कुछ है जो हम आगे जाके और भी डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना पढ़ते हैं, अब आगे जाके हम और भी इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये सेशन सेशन बहुत अच्छा लगा हो। सो थैंक यू।